गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने लिबरलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा लिबरलाइजेशन ऑलमोस्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपको पता होगा कि क्या है, बट मैं आपको पूरा प्रॉपरली क्लियर करके चलता हूँ साथ साथ। Globalization means linking of economy of a country with the rest of the world. Basically, it refers to linking of a country's economy with the rest of the world. सो एक कंट्री की इकॉनमी को बाकी कंट्रीज़ की इकॉनमी के साथ जोड़ना को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग द इकॉनमी with the rest of the world. So this is the normal definition जो कि ग्लोबलाइजेशन की है। सो अगर हम इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, इसे थोड़ा सा और देखें, तो एक्चुअली में ग्लोबलाइजेशन होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन है इकॉनमी के, हमारी कंट्री की इकॉनमी को दूसरी देशों की इकॉनमी से मिलाना, दूसरी देशों की इकॉनमी से प्रोडक्ट्स लेके आना, दूसरी देशों में प्रोडक्ट्स को भेजना, दूसरे देशों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना या फॉरेन इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में जाके करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर आती हैं। सो ग्लोबलाइजेशन का जो एक मेन एम है वो है कि एक पूरा जो वर्ल्ड है उसको एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर देना। कहीं पे भी जा करके आप अपने प्रोडक्ट्स को, आप किसी भी कंट्री में जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। सो क्या क्या मेजर चीज़ें हैं, क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, आइए हम उसको देखते हैं। सो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, पहला आ जाता है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का हर एक कंट्री के अंदर फ्री फ्लो हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली करता क्या है कि गुड्स और सर्विसेज को एक देश से दूसरे देश में जाने की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको हटा देता है। सबसे बड़े जो यहाँ पे बैरियर्स थे ग्लोबलाइजेशन से पहले, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लाया गया, उससे पहले जो सबसे बड़े यहाँ पे इश्यूज़ थे वो थे ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स इसमें आते हैं दो तरीके के ट्रेड बैरियर्स, एक होता है टैरिफ और एक होता है नॉन टैरिफ। टैरिफ मतलब है आपका कि बेसिकली जो कि टैक्सेस से रिलेटेड है, एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आर दोज बैरियर्स जो कि टैक्सेस से रिलेटेड नहीं है। सो दीज वर दी सम ट्रेड बैरियर्स जिनके कारण से ग्लोबलाइजेशन में अभी तक फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड बिफोर द ग्लोबलाइजेशन फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
नहीं होता था। बट विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक नई चीज़ हुई, वो हुआ क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो पाया। तो ये एक पहला यहाँ पे बहुत ही बड़ा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स था ग्लोबलाइजेशन का। अब अगला देखते हैं, अगला आता है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि ग्लोबलाइजेशन के साथ एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक चीज़ हुई, वो हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए हमारा रास्ते खोले गए। तो वही चीज़ में यहाँ पे एक बहुत मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में ग्लोबलाइजेशन का आया। वो हुआ क्या कि यहाँ पे दूसरी देशों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके देश में आने लगा और आपको भी एक मौका दिया गया कि आप अपने देश से जाकर दूसरे देश में जाके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ नोन एज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल या फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। अब विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल वो रिमूव कर दी गई, कंसेशंस प्रोवाइड करे गए, बहुत ही डिस्काउंट्स प्रोवाइड करे गए टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये एक दूसरा मेजर एम था ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अगला पॉइंट यहाँ पे है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंफॉर्मेशन कैपिटल का मूवमेंट फ्री फ्लो हो गया, वैसे ही यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के आने से एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई, वो हुआ हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को भी ला पाए अपने देश के अंदर दूसरे देशों से। सो आपको पता होगा कि इंडिया में टेक्नोलॉजी आने में थोड़ा सा टाइम लगता था पहले। इंडिया वॉज नॉट वेरी गुड इन गेनिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस, बट आज के टाइम पे जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी किसी देश में आती है वो टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आ जाती है बिकॉज ऑफ दी ग्लोबलाइजेशन। सो यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ इंडिया को जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ यहाँ पे। अगला आ गया फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल और लेबर इन ऑल दी कंट्रीज। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, और आप इसको एज अ लेबर भी कह सकते हैं, इन ऑल दी कंट्रीज। देखिए बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी हुई, वो हुआ कि फ्री मूवमेंट हो गया किसका, पीपल का एंड लेबर का, सबका एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि ग्लोबलाइजेशन के साथ लोग भी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जो उनके रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, इमिग्रेशन रूल्स थे, वो भी हटा दिए गए। वो लिबरलाइजेशन के साथ साथ जो भी पॉलिसीज़ थी उनको ख़त्म किया गया और वो सारी चीज़ें हटा दी गई। तो अब फ़ायदा क्या हुआ है इसमें, बिज़नेस यूनिट्स को एक ये फ़ायदा हो गया कि जिन देशों में चीप लेबर अवेलेबल थी वो वहाँ से उन लेबर को ला करके अपने देश में काम करवा सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला बिज़नेस यूनिट्स को विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और एक लास्ट पॉइंट जो आया वो आया द सेम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक। बेसिकली
आज के ज़माने में जो पढ़ाई आप पढ़ पा रहे हैं, जो इंग्लिश में कुछ आप टॉपिक्स पढ़ पा रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऑथर्स हैं जो फॉरेन ऑथर्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, ये चीज़ें जो पॉसिबल हुई हैं ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हुई हैं? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सो बेसिकली है क्या कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई हमारे देश के अंदर क्रिएट हुई, हमने उनको सॉल्व करा। कुछ कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए किसी और देश के अंदर क्रिएट हुए, उन्होंने उस चीज़ को सॉल्व करा। तो उन जिन्होंने जिस देश में सॉल्व करा, सिर्फ उसी देश को उससे फ़ायदा नहीं मिला। विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन सारे देशों में वो यूनिफॉर्मिटी बन गई और एक प्रॉब्लम की एक ही सॉल्यूशन सारी जगह पे आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन निकले, बट विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, बट किसी एक देश ने उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लिया, तो वो उसको सारे देशों में बांट सकता है। जैसे कि अगर मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लूँ आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे आपको पता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही है बहुत देशों के द्वारा, तो उसमें इंडिया भी शामिल है। तो सबसे पहले जो अनाउंस हुआ था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ मेकिंग अ वैक्सीन विद ए कंपनी नोन एज एस्ट्राजेनेका। तो वो उनके साथ कोई एक वैक्सीन बना रही थी, उन्होंने बोला था सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन बना ली है। सो उसको सबसे पहले इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कहा कि मैं उस वैक्सीन को इंडिया के अंदर लेके आऊँगा। तो ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है कि वैक्सीन तो बनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बट उसकी टेक्नोलॉजी जो है बनाने की वो यहाँ पे भी वो लेकर गया है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग जो कि विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे हो पाई। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके ग्लोबलाइजेशन के बीच में थे। आइए हम अब कुछ देखते हैं कि कुछ हम स्ट्रेटजीज़ पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन की, जिसके थ्रू यहाँ पे बिजनेसेस और बिजनेस यूनिट्स या इंडस्ट्रीज़ एंटर कर सकती हैं इनटू ग्लोबलाइजेशन और इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो आइए देखते हैं स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हैं वो। सो जो यहाँ पे मेजर स्ट्रैटेजी हम पढ़ने वाले हैं, जो सबसे पहले स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं, वो आपने पहले भी पढ़ी हुई होगी, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो है एक्सपोर्टिंग। आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मेजर यहाँ पे स्ट्रैटेजी है जो कि ज़्यादातर कंपनीज और ज़्यादातर बिजनेस अडॉप्ट करते हैं फॉर गोइंग इनटू ग्लोबलाइजेशन इज़ नोन एज एक्सपोर्टिंग। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया, वैसे ही सबसे ज़्यादा जो प्रमोशन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो दिया गया था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। बिकॉज जितने भी इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, एंड आपको पता होगा कि इंडिया इज़ रिच इन हैंडीक्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जब हमें पता है कि हमारे देश के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उगाए जाते हैं, स्पाइसेस बहुत अच्छे से उगाए जाते हैं, तो वो इतने मात्रा में उगाने लगे लोग कि वो डोमेस्टिक कॉम्पोजिशन जो नेशनल लेवल पे हमारा जो उसको जो यूज़ था वो नहीं पूरा हो रहा था, कंजम्पशन जो था वो उतना नहीं हो पा रहा था। सो जितना भी वो अमाउंट बचने लगा उसको क्या किया गया, गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसको एक्सपोर्ट करें और इससे प्रॉफिट कमाएं। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ के लिए, उसको एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत सारी हेल्प करी यहाँ पे, और एक्सपोर्टिंग इज़ अ मेजर स्ट्रेटजी फॉर एंटरिंग इनटू ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो है हमारी कहलाती है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। सो लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, बट पूरी तरीके से शायद आप नहीं जानते होंगे, तो हम अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइसेंसिंग की। बेसिकली लाइसेंसिंग शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंस प्रोवाइड करना किसी चीज़ का। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, इन लाइसेंसिंग अ बिजनेस यूनिट फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री से कोई एक बिजनेस यूनिट जो है जिसके पास लाइसेंस होता है, जिसको हम कहते हैं लाइसेंसर,
लाइसेंसर, जिसे हम कहते हैं लाइसेंसर, वो अलाउ करता है दूसरी कंट्री के बिजनेस यूनिट को, जिसे हम कहते हैं लाइसेंसी, जिसे हम कहते हैं लाइसेंसी, टू यूज इट्स टेक्निकल नो हाउ, टू यूज इट्स नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ का यहाँ पे मतलब होता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके पास, या जो भी पेटेंट्स हैं उनके पास, या जो भी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा, वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब आपको प्रोवाइड कर देता है लाइसेंसर, लाइसेंसी को, कि आप उसके थ्रू उन चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए वो चार्ज करता है सम अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। वो उस टेक्नोलॉजी को आपको प्रोवाइड करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लाइसेंस देने के लिए, लाइसेंसी को बेनिफिट्स देने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए देने के लिए, वो लाइसेंस जो प्रोवाइड करता है उसके लिए वो क्या चार्ज करता है? रॉयल्टी। सो दिस इज़ अ न्यू वे, और आप कह सकते हैं एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है टू एंटर इनटू ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में ये भी एक नई अलग सी स्ट्रैटेजी है जो कि बिजनेस यूनिट्स अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है फ्रेंचाइजिंग। सो फ्रेंचाइजिंग के बारे में अगर हम बात करें तो वो आप इसके बारे में भी आपने बहुत बारी पढ़ा होगा कि फ्रेंचाइजिंग क्या होता है। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि फ्रेंचाइजी बांट देती हैं। एक सिटी से दूसरी सिटी में आपने देखा होगा स्टोर्स खुल जाते हैं या नई नई फ्रेंचाइजीज़ खुलती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुछ ले लूँ फ्रेंचाइजी के, तो बेसिकली स्टोर्स जैसे हैं तो एडिडास आप ले सकते हैं, एडिडास के अपने स्टोर्स हैं, या रीबॉक आप ले सकते हैं। ये तो क्लोथिंग ब्रांड्स हो गई। ऐसे ही अगर मैं कुछ और खाने की ब्रांड्स के बारे में बात करूं तो ये डोमिनोज आप कंसीडर कर सकते हैं, या आप इसी में मैकडी आपकी खाने की ब्रांड हो जाती है। सो दीज आर द ब्रांड्स जो कि अपने फ्रेंचाइजी आगे देती हैं। होता क्या है बेसिकली फ्रेंचाइजी का मतलब हम देख लेते हैं। बिजनेस यूनिट एक नेशन का जो होता है फ्रेंचाइजर, एक नेशन का बिजनेस यूनिट जो होता है फ्रेंचाइजर ग्रांट करता है परमिशन टू डू बिजनेस इन अ पर्टिकुलर मैनर। एक पर्टिकुलर मैनर में जो सेट किया हुआ होता है फ्रेंचाइजर के द्वारा, उसी मैनर में वो अलाउ करता है टू अ बिजनेस यूनिट फ्रॉम अनदर कंट्री और अनदर नेशन, जो कहलाया जाता है फ्रेंचाइजी। जो कहलाया जाता है फ्रेंचाइजी राइट दे देता है वो अपने सारे बिजनेस के सारे नेम को, ब्रांड को यूज़ करने का, टू यूज़ इट की कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर टू फ्रेंचाइजी। वो सारा कुछ अपना बिजनेस जो है उसका नेम, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके तरीके, वो सब कुछ जो कि एक पर्टिकुलर मैनर में फ्रेंचाइजर यूज़ करता है, वो सारा का सारा वो फ्रेंचाइजी को अलग दूसरे नेशन में जो फ्रेंचाइजी लेने वाला है उसको बताता है कि आपको कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट्स को कैसे देना है, कैसे बेचना है। हर एक चीज़ ऊपर से लेकर नीचे तक वो आपको प्रोवाइड करता है, और उसके लिए वो फ्रेंचाइजी की कुछ कॉस्ट चार्ज करता है। अब वो कॉस्ट बहुत डिफरेंट टाइप्स की ऑफ वेज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी होती है, उस तरीक़ों में वो लेता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वे इनटू एंट्री इनटू ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, ये भी होती है फ्रेंचाइजिंग की। तो ये दो हमने स्ट्रैटेजी पढ़ ली। अब तीसरी हमारी जो आती है वो आती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये एक बहुत ही आजकल
नया टेक्निक है और बहुत ही एक नया तरीका है एंट्रिंग इनटू ग्लोबलाइजेशन में एंटर करने के लिए। एक बहुत ही अच्छी तरीका है जो कि आजकल बिजनेस यूनिट्स अडॉप्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है कि आप एक देश जो है वो दूसरे देश में जा करके जहाँ पे लेबर जो है वो चीप अवेलेबल है एंड साथ ही साथ रॉ मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे लेबर जो है वो चीप है और उसके साथ साथ रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, वहाँ पे कुछ बड़े देश जा करके अपना प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूँ क्लोथ्स की, अगर मैं बात करूँ, कपड़ों की अगर मैं बात करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं जैसे कि एडिडास, रीबॉक और इससे भी बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं, दे मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और एक्सेट्रा। बेसिकली यहाँ पे कपड़े का रॉ मटेरियल बहुत अच्छे से अवेलेबल है, हर एक तरीके का कपड़ा यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, प्लस यहाँ पे जो लेबर है वो बहुत चीप है। सो इस वजह से जितनी भी ये बड़ी ब्रांड्स हैं वो ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका के अंदर बनवाती हैं। सो ऐसे ही अगर मैं एक बहुत और एक अच्छा एग्जांपल दे दूं जो आपको अच्छे से पता होगा, वो है टेक्नोलॉजी का। जितने भी आप अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, दे आर ऑल मेड इन चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना में लेबर बहुत सस्ती है, प्लस वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स जो है, जो रॉ मटेरियल चाहिए टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। सो दिस इज़ द मेजर थिंग। आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है कि एक देश की कोई कंपनी दूसरे देश में जा करके कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं टू मेक देयर प्रोडक्ट्स विद देयर टेक्नोलॉजी। वो अपनी टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती हैं, वो अपने डिज़ाइंस भी प्रोवाइड करती हैं, वो सब कुछ दूसरे देश में जाके प्रोवाइड कर देती हैं और वो दूसरे देश से बनवा लेती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती है और साथ ही साथ वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू स्ट्रैटेजी टू एंटर इनटू ग्लोबलाइजेशन। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आता है जॉइंट वेंचर्स। आपने जॉइंट वेंचर के बारे में शायद पता नहीं, मेरे को नहीं आइडिया आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। आइए देख लेते हैं जॉइंट वेंचर्स क्या होता है। अगला पॉइंट आ गया जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स, आपने एक हीरो होंडा कंपनी का नाम सुना होगा, जो आजकल अलग हो गई हैं और वो बन गई हैं हीरो मोटोकॉर्प प्लस होंडा ऑटोमोबाइल्स। सो बेसिकली है क्या ये, एक इंडिया के अंदर जब दोनों कंपनीज आई, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर करा था मिल करके, हीरो प्लस होंडा ऑटोमोबाइल्स मिल करके एक उन्होंने कंपनी बनाई थी हीरो होंडा, जिसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। बेसिकली जॉइंट वेंचर होता क्या है, दो कंपनीज आ करके एक नई कंपनी मिल करके एक नई कंपनी बनाती हैं फॉर डूइंग बिजनेस और फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो जो वो पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो जाता है तो दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर और वो अलग अलग हो जाते हैं। तो हीरो होंडा जो साथ में उन्होंने जॉइंट वेंचर करा था, बेसिकली हीरो वॉज अ साइकिल ब्रांड दैट टाइम, और होंडा जो थी, होंडा इंडिया के अंदर अपना मतलब बेसिकली ऑटोमोबाइल्स लाना चाहती थी उस टाइम पे, और होंडा को उतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे काम करना है इंडिया के अंदर आगे। सो उसने हाथ मिलाया हीरो के साथ, एंड हीरो वांटेड द टेक्नोलॉजी टू मेक टू व्हीलर्स एंड ऑटोमोबाइल्स। सो उसने होंडा के साथ हाथ मिला लिया एंड दे एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर जिसका नाम पड़ा हीरो होंडा। सो बेसिकली जॉइंट वेंचर इज़ ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी टू एंटर इनटू ग्लोबलाइजेशन, और एक बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग चल रही है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर ये चीज़ें भी करी जाती हैं। सो दिस इज़ अ गुड वे टू एंटर इनटू ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद अगला पॉइंट आता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग।
मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है? इन दिस अरेंजमेंट बेसिकली होता क्या है कि एक देश में एक पेरेंट एंटरप्राइज बैठी होगी जो कि बेसिक करेगी क्या, कुछ मैनेजमेंट एजेंसीज सेटअप करती है दूसरे देशों में, और वो क्या करती हैं, एक देश में खुद अपनी एक पेरेंट देश में बैठी हुई है और बाकी सब जगह पे सिर्फ मैनेजमेंट एजेंसीज हैं जिनको वो बताती है कि कैसे आपने बिजनेस को मैनेज करना है. सो दिस इज़ नोन एज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग. बेसिकली मैनेजमेंट आपको बताना है कि कैसे मैनेजमेंट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट देना है, और बेसिकली वो एक देश से ही सारी देशों को मैनेज करती है. सो दिस इज़ नोन एज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग. मैनेज करने का यहाँ पे ये तरीका है और इसी को हम ग्लोबलाइजेशन में एक नई स्ट्रैटेजी की तरह जानते हैं. ऐसे ही एक जॉइंट वेंचर जैसे होता है, जॉइंट वेंचर्स में तो दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं, वैसे ही एक होता है क्रॉस बॉर्डर्स मर्जर एंड एक्विजिशन. क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशंस. सो क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का मतलब है कि एक देश की कोई एक कंपनी आ करके दूसरे देश की किसी कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लेती है या उसे परचेज कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, और वो उस देश में जा कर के काम करने देते. जैसे कि मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ. इंडिया के अंदर जो हुआ, इंडिया के अंदर एक कंपनी आई जिसका नाम था वॉलमार्ट. वॉलमार्ट इंडिया के अंदर काम अपना बिजनेस करना चाहती थी, तो उसने क्या करा, वॉलमार्ट ने आगे फ्लिपकार्ट को परचेज कर लिया, मर्ज कर लिया अपने अंदर. तो बेसिकली फ्लिपकार्ट जो आजकल चल रही है, इट इज़ अ कंपनी ऑफ वॉलमार्ट. सो दिस इज़ नोन एज मर्जर और एक्विजिशंस. एक कंट्री से एक बिजनेस इंडस्ट्री या बिजनेस यूनिट आता है, वो दूसरे देश में काम करना चाहता है, तो उस काम शुरू करने के लिए वो क्या करता है, उस देश की किसी वैसी ही कंपनी को परचेज कर लेता है, सो दैट उसको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए कि उस देश में काम कैसे होता है और कैसे कैसे वहाँ पे लोग हैं, क्या मार्केट है, कैसी मार्केट है, वो हर एक चीज़ को करने के लिए एक चीज़ कर लेता है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी टू एंटर इनटू ग्लोबलाइजेशन. सो बेसिकली ये कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ अच्छी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली. दीज आर इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे कि एक और मैं आपको साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जिसे कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडरीज. सब्सिडरी का मतलब है कि एक बड़ी कंपनी है, उसने एक दूसरी कंपनी को अपने उसमें परचेज कर लिया. इट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ मर्जर और टाइप ऑफ अ एक्विजिशन. बट होली ओन्ड सब्सिडरीज का मतलब है कि मैंने एक और कंपनी वैसे ही अपनी जैसी एज अ सब्सिडरी परचेज कर ली, वो भी मेरे जैसा ही काम करती है, बट स्टिल उसको मैंने परचेज कर लिया बिकॉज मैं दूसरी कंट्री के अंदर अपना काम करना चाहता था. जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, शायद बॉयज़ को इस बारे में नॉलेज होगा. टाटा मोटर्स, हर किसी ने नाम सुना होगा. टाटा मोटर्स इज़ एन इंडियन ब्रांड, इंडियन कंपनी. इसने दो बहुत ही अच्छी फॉरेन ब्रांड्स को परचेज़ किया था. आप पता नहीं जानते हैं नहीं जानते. एक थी लैंड रोवर, दूसरी है जैगवार. सो बेसिकली दीज आर सब्सिडरीज ऑफ टाटा मोटर्स. तो ये टाटा मोटर्स की सब्सिडरीज हैं दोनों कंपनी. सो अब
टाटा मोटर्स ने इन दोनों को परचेज़ करा बिकॉज मे बी दे वांटेड टू गो इनटू ग्लोबलाइजेशन और वट एवर वॉज द रीज़न। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे होली ओन सब्सिडरीज जो है वो है। सो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ थी टू एंटर इनटू ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर में मैं इतना ही डिस्कस करूँगा बिकॉज बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया है, जैसे मेजर्स क्या अडॉप्ट किए इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर ग्लोबलाइजेशन, जब ग्लोबलाइजेशन आया तो क्या क्या गवर्नमेंट ने करा और क्या इसके पॉजिटिव अफेक्ट्स हैं और क्या नेगेटिव अफेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।